Hello friends, welcome back to another video tutorial from Biology with Hitesh Raghuvanshi YouTube channel. Dear friends, in this video we are going to study about sexual reproduction. So here it is written, sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों रिक्वायर्ड रहते हैं और ये मेल और फीमेल गैमेट्स या तो अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर बने या फिर सेम इंडिविजुअल्स के अंदर भी बन सकते हैं। अगर सेम इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखा जाएगा तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानेंगे। These gametes fuse to form the zygote। तो आपको पता ही है कि मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है और जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इजंट इट और नॉट, which develops to form the new organism। तो जाइगोट से आगे फिर क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पूरा प्रोसीजर चलेगा। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही एलेबोरेट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है यानी टाइम टेकिंग है। Here it is written, because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or among themselves। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स या जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं और साथ ही साथ वो पेरेंट से भी डिफरेंट रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन सबको देखने को मिलते हैं और वेरिएशंस अच्छे भी हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी पेरेंट को यदि जेनेटिक डिसीज, कोई भी जेनेटिकल डिसीज होगी या फिर और भी कोई छोटी से छोटी बीमारी हो, तो यदि वेरिएशंस नहीं होंगे तो उनके आने वाली जो यंग जनरेशन है उनके अंदर भी वो डिसीज हमको देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर ऑल्सो। अब यहां पर लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई शो दैट दे डिफर ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जो है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस शो करते हैं। किस केस में? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, मतलब उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो भी अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग रहता है और साथ ही साथ इनकी फिजियोलॉजी भी अलग है। When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। लेकिन जब हम प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर हमको एक आश्चर्यजनक बात देखने को मिलती है कि इनके अंदर, सभी के अंदर एक ही तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सिमिलर तरह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। अब चलिए आगे देखते हैं कि इन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के अंदर क्या क्या हम लोगों को सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी और क्या क्या डिफरेंस। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को अपनी जिंदगी में एक सर्टेन स्टेज अटेन करना पड़ता है जब ही वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर पाते हैं, ठीक है। और उस एज को हम यहां पर जो है जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं यहां पर, उसको हम जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, ठीक है। हम कह सकते हैं ह्यूमन मेल्स के अंदर, ठीक है, ये एज 13-14 है,
ठीक है, गर्ल्स के अंदर अलग होती है, एनिमल्स के अंदर अलग अलग होती है, मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जुवेनाइल फेज का ड्यूरेशन है वो अलग अलग रहता है। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के केस में जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, तो बहुत सारे ऐसे पेड़ रहते हैं जिनमें कि ड्यूरिंग अ ईयर मोर देन वंस फ्लावरिंग होती है, एक से ज्यादा बार उनके अंदर फ्लावरिंग देखने को मिलती है, और दो फ्लावरिंग के जो टाइम ड्यूरेशन है, दो फ्लावरिंग के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको आप क्या कहोगे, उसको आप जुवेनाइल कहोगे या मैच्योर कहोगे, तो आंसर विल बी मैच्योर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि द इंटर फ्लावरिंग time period, it is known as mature. That time period is called as mature time period. Now here it is written, plants, the annual and biennial types show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phase. तो सबसे पहले तो एनुअल और बाइनियल टाइप्स प्लांट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एनुअल प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ साइकिल सिंगल ईयर में कंप्लीट हो जाती है। बाइनियल प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ साइकिल 2 इयर्स में कंप्लीट होती है। और अगर हम पेरिनियल प्लांट्स की बात कर ले तो पेरिनियल प्लांट्स टेक्स मोर देन 2 इयर्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज मतलब क्या होता है कि इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम जर्मिनेशन अप टू फ्लावरिंग, जर्मिनेशन से फ्लावरिंग के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है वो वेजिटेटिव फेज कहलाता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है और अल्टीमेटली सेनिसेंट फेज आता है। और सेनिसेंट फेज मतलब एजिंग, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होती है, एजिंग होती है, मतलब प्लांट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होने लगता है, ओल्ड होने लगता है। तो फिर से देखते हैं इसको कि प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेसेस। इसका मतलब है कि एनुअल और बाइनियल टाइप्स के जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर आप इजीली वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और साथ ही साथ सेनिसेंट फेजेस को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई इतना जो टाइम पीरियड था ये वेजिटेटिव फेज था, ये रिप्रोडक्टिव फेज था और दिस इज सेनिसेंट फेज या अल्टीमेट एजिंग, ठीक है। बट इन पेरिनियल स्पीशीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। लेकिन पेरिनियल प्लांट्स के अंदर मतलब ऐसे प्लांट्स विच टेक मोर देन 2 इयर्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, उनके अंदर इन फेसेस को यानी वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंट फेसेस को क्लियरली बताना जो है वो डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है वो अनयूजुअल फिनोमेना, फ्लावरिंग का कुछ अटपटा सा, अनदेखा सा एक फिनोमेना शो करते हैं। Some of them such as bamboo species flower only once in their lifetime, मतलब आश्चर्यजनक बात है कि बैम्बू जो है, बांस जिसको हम कह देते हैं, तो वो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्या करता है, फ्लावरिंग करता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और पूछ भी लिए जाते हैं। तो बैम्बू जस्ट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, और वो भी कब, 50 से 100 साल की बाद, ठीक है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, और बहुत सारे नंबर में वो क्या करेगा, फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं बैम्बू जिसके अंदर फ्लावरिंग आफ्टर 50 to 100 ईयर्स देखी जाती है और वंस इन अ लाइफ टाइम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Another plant, Strobilanthes kunthiana, that is Neela Kurinji, flowers once in 12 years. It is very very important, आप इसको बहुत ही अच्छे से सुनिएगा कि Strobilanthes kunthiana इसी पेड़ का दूसरा नाम है नीला कुरिंजी। तो इसके अंदर 12 इयर्स में एक बार फ्लावरिंग होती है, जिस तरह की बैम्बू प्लांट में आफ्टर 50 to 100 इयर्स
फ्लावरिंग देखी जाती है वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना में 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। As many of you would know, this plant flowered during September-October 2006 और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये जो फ्लावर है वो लास्ट टाइम सितंबर-अक्टूबर 2006 में इसके अंदर फ्लावरिंग हुई थी और लाखों की तादाद में लोग जो है इसको देखने भी आए थे, इस फूल की खूबसूरती को देखने के लिए आए थे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी 2018 के अंदर भी इसके अंदर एक बार फिर से फ्लावरिंग देखी गई। ठीक है, its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of people। मतलब ये जो फ्लावर है बहुत बड़ी तादाद में इसके अंदर फ्लावरिंग देखी गई। कहां कहां पर? केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। और इसने जो है वहां पर सारा नीला नीला बना दिया था, नीली वादियां बना दी थी, क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो ब्लू इन कलर रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको नीला कुरिंजी कहते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो है इसको देखने के लिए आए थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनिसेंस और ओल्ड एज। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज की एंडिंग को हम क्या समझ सकते हैं, या ये किसका सिग्नल है? ये है सेनिसेंस या फिर ओल्ड एज का सिग्नल। ठीक है, डायग्राम के अंदर आप यहां पर 3 डिफरेंट फेसेस देख पा रहे हैं। पहला है वेजिटेटिव फेज, नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव फेज एंड एट लास्ट इज सेनिसेंस या ओल्ड एज फेज। तो गाइस यहां पर आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो नीला कुरिंजी या स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना। चलिए यहां पर लास्ट में 2 पॉइंट्स और देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है कि देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी। सबसे पहली बात, कॉन्कोमिटेंट चेंजेस का मतलब क्या होता है? तो कॉन्कोमिटेंट चेंजेस ये नेचुरल चेंजेस रहते हैं विच आर एसोसिएटेड विद सर्टेन लाइफ एक्टिविटी। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि ओल्ड एज में यानी सेनिसेंट फेज में क्या होता है, अल्टीमेटली वहां पर मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और साथ ही साथ वहां पर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उनकी कम होने लगती है। तो यहां पर ये जो चेंजेस हैं वो लाइफ की किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ऐसे चेंजेस को हम कॉन्कोमिटेंट चेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी, जैसे कि स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन। मतलब हमारी लाइफ के आखिरी पड़ाव में, आखिरी पड़ाव कौन सा है? सेनिसेंट फेज में, उसमें मेटाबॉलिज्म जो है स्लो होने लगता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि दीज आर केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइफ। ठीक है, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। ठीक है, अल्टीमेटली ओल्ड एज के बाद डेथ निश्चित है। ठीक है, नन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज इमॉर्टल एल्स एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द 3 फेसेस। मतलब दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के केस में जो 3 फेस हमने पढ़े, वेजिटेटिव या फिर इसी को हम जुवेनाइल कहते हैं एनिमल्स के केसेस में, तो वेजिटेटिव या जुवेनाइल, दूसरा है रिप्रोडक्टिव और आखिरी है सेनिसेंट फेज। तो ये जो तीनों फेसेस हैं ये हॉर्मोन्स के द्वारा रेगुलेटेड रहते हैं, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केसेस में। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। तो हॉर्मोन्स और साथ ही साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उससे जुड़े हमारे बिहेवियरल एक्सप्रेशंस को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, हार्मोन्स हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि जब जो टीनेजर्स हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज में जो बच्चे आते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और जो सेनिसेंट फेज में आते हैं उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है, और लगातार हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस चलते रहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो। आई होप
you found it to be helpful. If yes, then please show your support by giving this video a big thumbs up. You can also follow me on Instagram. My name is Hitesh and thanks for watching this video.